हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, जिसमें मेंस आंसर अप्रोच से जीएस से रिलेटेड पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का ये 18वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयंत, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मेला आंचल एवं मनु भंडारी जी की महाभोज से हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये 82वां प्रश्न है और इससे पहले 1 से लेकर 81 तक के प्रश्न हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप पहले उन्हें जाकर देख सकते हैं। और आज हम दिव्या के ऊपर बात करेंगे। और दिव्या, ये सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि दिव्या में जो स्थान है वहाँ पर आता है एक सियालकोट। आप एक मथुरा, मगध और दार्व का नाम सुनेंगे। और जो मुख्य पात्र है इसमें दिव्या है, जो नारी चरित्र है। और दिव्या के जो अन्य नाम है इसमें वो है दारा और अंशुमाला। अंशुमाला। और दिव्या का जो पुत्र होता है उसका नाम है शाकुल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। दिव्या उपन्यास देश की गौरव गाथा मात्र नहीं है, अपितु आगे की दिशा भी तलाशती है। इस पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और गाथा का मतलब होता है कथा बताना। तो देखिए इसका परिचय हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। यशपाल मार्क्सवादी लेखक हैं और स्वाभाविक है कि उनकी रुचि वर्तमान व भविष्य में ज़्यादा हो और इतिहास में कम। भाई, जो जब दिव्या जी लिख रहे थे उससे पहले जो यशपाल जी हैं वो सारे उन्होंने मार्क्सवादी उपन्यास लिखे हैं। जैसे दादा कॉमरेड है उनका, ठीक है, पार्टी कॉमरेड है, या फिर झूठा सच। तो वो मार्क्सवादी नज़रिए से है। और जो ये दिव्या लिखा है उन्होंने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखा है। तो चलिए, उनकी अधिकांश रचनाएं वर्तमान के विश्लेषण पर ही केंद्रित हैं। इसलिए जब उन्होंने बौद्धकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर दिव्या के कथानक का निर्माण किया तो उसके माध्यम से वह दिखाना चाहते थे कि वर्तमान दौर में जो समस्याएं हमारे सामने हैं वे सिर्फ आज की ना होकर सार्वकालिक प्रकृति की है। आगे, दिव्या के लेखक ने कथाक्रम में यह ध्वनित की है कि मनुष्य नियति के प्रवाह में बहता हुआ तिनका नहीं है। जब धर्म कर्मकांडी या सामाजिक नैतिकता का आधार बनाकर मूल्यों का नियमन करता है, तब सारे सवाल पाप पुण्य के विवेक पर केंद्रित हो जाते हैं। मानववादी रचनाकार होने के कारण यशपाल ने मानव महिमा का चित्रण इस उपन्यास के प्रकाथन में ही करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज ही हर समस्या मनुष्यों द्वारा निर्मित है और यदि मनुष्य विद्रोह करने की ताकत रखता हो तो बड़े बड़े ढांचों को तोड़ सकता है। प्राकथन में कहा है, जो उन्होंने लिखा है, इनकी लाइनें, मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की कीड़ा है। अगला, मानववादी विश्वास के अंतर्गत यशपाल ने अलौकिक आस्थाओं पर गहरी चोट की है। भाग्यवाद का खंडन कर पुरुषार्थ बल पर जोर देते हुए कहते हैं, जो इसकी पंक्तियां हैं, भाग्य का अर्थ है मनुष्य की विवशता, भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ नहीं। समाज के उस विषमता का विरोध करते हैं जो समाज में शोषक एवं वंचक पैदा करते हैं। पृथुसेन के माध्यम से यशपाल ने वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न पीड़ा दिखाई है। दास व्यवस्था पर चोट करते हुए उन्होंने समाज में व्यापक मनुष्य के व्यापार का नग्न चित्र प्रस्तुत किया है। यशपाल ने दिव्या के माध्यम से नारी चेतना का आहन किया है। नारी समस्या वस्तुतः युगों से समाज में विद्यमान रही है। दिव्या में वह स्त्री को उसके सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत करता है। वहाँ स्त्री ना ही लेखक के नियतिवादी दर्शन के आगे लाचार है और ना ही गांधी दर्शन के नाम पर उन अनैतिक आग्रहों के जो उसकी सारी प्रतिरोध क्षमता को बाधित करते हैं।
दिव्या इतिहास की नई संभावनाओं का संकेत देने वाला उपन्यास है। वह अपने वर्तमान को अतीत से जोड़ने और उसे एक संपूर्ण काल का प्रवाह के रूप में देखे जाने के आग्रह के साथ ही अतीत में जाते हैं, परंतु वह अतीत वर्तमान का ही अविभाज्य और अनिवार्य अंग है, जिसमें भविष्य के संकेत भी दिए गए हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः दिव्य उपन्यास महान देश काल का उपन्यास है, जिसमें अतीत में समस्याओं को दिखाकर उन समस्याओं के समाधान की कोशिश उस दौर के लोगों ने कैसे की है, यह दिखाकर वह आज के पाठक को प्रेरित करना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे इस उपन्यास में हमने पढ़ा है कि दिव्या जो है स्टार्टिंग में प्रथुसेन से प्यार करने लगती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, ठीक है। लेकिन वह शादी से पहले ही गर्भ अवस्था में चली जाती है, तो एक उच्च वर्ग की वजह से वह उसे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वह चली जाती है। तो वह किन किन घटनाओं का सामना करती है। उसे जो दास प्रथा के व्यापारी होता है उसे खरीद लेता है, फिर उसके बाद वह उससे अपने बच्चे को दूध पिलवाता है। वह अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, उसका बच्चा शोषित हो जाता है, ठीक है, कुपोषण का शिकार होता है। किस तरह से मतलब नारी की जो विविधताएं हैं वह इसमें किस तरह से दिखाई गई हैं, तो देखते हैं। और फिर आखिरी में आते आते वह किस तरह से स्वतंत्र होती है और मारिश को ही अपना जीवन साथी चुनती है, तो देखते हैं इसमें। इसका जो परिचय है, दिव्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यशपाल की काल्पनिक सृष्टि है। दिव्या में यशपाल ने नैतिकता के धरातल पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संबंधों का आकलन किया है। दिव्या मध्य के शार्दुल राज्य के धर्मस्थ की पुत्री है। वह सुख और वैभव के चरण से दास भोग्य आदि चरणों को अनुभव करती है। जब वह गर्भ धारण करती है तो वह महसूस करती है कि वह प्रेम करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है और उच्च ब्राह्मण कुल की यह कन्या किस तरह घटनाओं के घात प्रतिघात से विवश होकर क्रय विक्रय की वस्तु बन जाती है। जब वह आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमती है तो वह दास व्यापारी के हाथ लग जाती है और प्रतुल उसे 20 स्वर्ण मुद्राओं में उसे आगे बेच देता है। तब दिव्या समझती है कि नारी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह तो भोग वस्तु है, जो भी आएगा उसे भोगेगा ही। दिव्या जब समाज के सारे बंधनों और कुल की सारी मर्यादाओं को तोड़कर नर्तिका बनती है, तब सामंत, आचार्य और सृष्टि उसका सामीप्य पाने के लिए लालचित रहते हैं। दिव्या को नर्तिका बनने के बाद ही यह लगता है कि वह स्वतंत्र नारी है। यहाँ से उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। वह अब अपनी कला के बल पर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त लेती है। उसमें आत्मनिर्णय की शक्ति भी आ जाती है। इसी शक्ति से आचार्य रुद्रधीर का प्रस्ताव ठुकरा कर वह ऐसा समतामूलक और समरसतामूलक संबंध चाहती है जिसमें पुरुष व नारी एक दूसरे को आश्रय देते हुए मिलजुल कर रहते हुए जीवन के संघर्षों में सहभागी हों। मलिका की सहायता से वह मद्र की जन कल्याण का पद भी प्राप्त करती है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के विरोध के कारण वह पद पर नहीं बनी रह पाती। लेकिन मथुरा जाकर अंशु प्रभा का स्थान तो ले ही सकती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, यशपाल दिव्या में हमें उस नारी के दर्शन होते हैं जो आज आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष कर रही है। इस प्रकार दिव्या आधुनिक युग में प्रवेश करती भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिव्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। इस कथन का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका परिचय हम इस तरह देंगे कि बौद्धकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यशपाल का उपन्यास दिव्या आज़ादी से पूर्व सन 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें समाज का चित्रण यथार्थवादी दृष्टि से किया गया है। दिव्या उपन्यास ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के भारतीय समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें कल्पना और इतिहास को आधार बनाया गया है। यशपाल ने दिव्या उपन्यास में बौद्धकालीन परिवेश के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया है।
जिसमें संस्कृति का बाह्य पहलू जैसे उत्सव, मेले, शौर्य और कला की विभिन्न प्रतियोगिताओं भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। यशपाल ने दिव्या में नृत्य कला संगीत का न केवल चरम उत्कर्ष दिखाया है, परंतु एक सजग रचनाकार के दायित्व का निर्वह करते हुए कलाजीवी स्त्रियों की करुणा स्थिति की भी अभिव्यक्ति की है, जिसे बोधकालीन रूढ़ियों और धर्म के कठोर नियमों ने दिव्या को ठुकराया था। उसी दिव्या द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले मारिश का वर्णन करवाकर यशपाल ने आधुनिक नारी स्वतंत्रता के विचार बोध का समर्थन किया है। शौर्य प्रदर्शन की प्रतियोगिता में यशपाल ने हमारी संस्कृति के कलंक समान दास प्रथा और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का यथार्थ करके निरूपण सामंतवादी और अभिजात्यवादी व्यवस्था पर भी प्रहार किया है। उपन्यास के अंत में अभिजात्य वर्ग की ही तरह भोग विलास में लिपटे पृथुसेन का भी राजनीति की कुटिल चालों द्वारा प्रभाव दिखाकर शासन व्यवस्था की शिथिलता का यथार्थ आलेखन किया गया है। नारी की अस्तित्व की पहचान की समस्या का मार्मिक निरूपण भी यशपाल ने दिव्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मारिश बौद्धकालीन परिवेश का प्रगतिशील विचारक है, जो भारत में प्रथम निराशावादी दार्शनिक चारवाक के मत का अनुमोदन करते हुए बौद्धकालीन धर्म और समाज में रहते हुए भी ईश्वर धर्म भाग कर्मफल की तर्क की कसौटी पर व्याख्या करता है तथा नारी को सृष्टि की शक्ति मानते हुए समाज में सम्मानजनक पुरुष और समक्ष स्थान प्रदान कराता है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि कुल मिलाकर यशपाल ने कला, संगीत, न्याय, दर्शन और शौर्य जैसे भारतीय संस्कृति के मूल्यवान अंगों का सफलतापूर्वक निरूपण किया है। वहीं दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, धार्मिक रूढ़ियों, नारी स्वतंत्रता की समस्याओं और राजनीति व शासन व्यवस्था की अनैतिकता पर कठोर घात करते हुए सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति की है। अगले प्रश्न की ओर। दिव्या में यशपाल का वैचारिक हस्तक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण करता है। इस मत का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार है और मार्क्सवादी मूल्यों में उनकी गहरी निष्ठा है। दादा कॉमरेड पार्टी, कॉमरेड जैसे उपन्यास में उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता खुलकर जाहिर की है। दिव्या में मार्क्सवादी मान्यता विद्यमान तो अवश्य है, किंतु उनका स्थूल प्रक्षेपण नहीं हुआ है, बल्कि वे कथानक में घुली हुई हैं। आगे, आलोचकों का एक वर्ग यशपाल द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रक्षेपण को औपन्यासिक रचना कौशल का अतिक्रमण मानता है। इस वर्ग का आरोप है कि मार्क्सवादी मूल्यों की स्थापना के मोह ने कथानक के सहज विकास और चरित्रों के स्वतंत्रता व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाया है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि मारिश के मुखौटे के पीछे खुद यशपाल हैं। किंतु यदि हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो उपयुक्त दावे बेबुनियादी नजर आते हैं। दिव्या में यशपाल ने उन्हीं मार्क्सवादी मूल्यों को प्रक्षेपित किया है जो उपन्यास के रचनाकाल के संगत हैं, जैसे परलोकवाद का खंडन, वर्ण व्यवस्था के विषमतामूलक परिचरित्र पर चोट आदि। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर मार्क्सवादी मान्यताओं से विचलन भी नजर आता है। उदाहरणतः धर्मतत्व देव शर्मा का व्यवहार चेतना की वर्गीय व्याख्या के अनुरूप नहीं है। इसका निष्कर्ष में दरअसल यह हस्तक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण नहीं, बल्कि उपन्यास को सार्वभौमिक व सार्वकालिक बनाने का प्रयास है। अगले प्रश्न की ओर। दिव्या के औपन्यासिक प्रतिमानों का विश्लेषण करते हुए यशपाल के ऐतिहासिक बौद्ध के दार्शनिक आधार की समीक्षा कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, जो औपन्यासिक है उसमें हमने पहले भी प्रश्न करते हुए बताया था कि औपन्यासिक में आपको शिल्प के बारे में लिखना है इसके अंदर मेन। ठीक है, तो आप इसमें शिल्प बताएंगे कि शिल्प कौन कौन से हैं। पहले तो कथानक योजना कैसी है। ठीक है, कि भाई कथानक योजना जो है इसकी वो काफ़ी छोटे आकार की है। ठीक है, छोटे छोटे आकार में। ठीक, उसके बाद जो इसकी भाषा है वो कैसी है कि भाषा जो इसकी है मूलतः तस्वीर प्रकृति की है। ठीक है,
उसके बाद आप बताएंगे कि जो पात्र योजना है इसकी, पात्र योजना कैसी है, ठीक है। देश काल वातावरण कैसा है इसका, ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है इसमें। ये सब चीज़ें आपको बताते हुए बाद में इसमें ये बताना है कि ऐतिहासिक बोध के दार्शनिक आधार की समीक्षा कीजिए। भाई किस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक दार्शनिक लिया है कि जो मार्क्सवाद उनका वो है, उसको छोड़ते हुए वह दास प्रथा और ये सब वर्ण व्यवस्था और नारी चेतना के ऊपर वो किस तरह से बात करते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने स्तर पर लिखेंगे, ठीक है, और इसे लिखकर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अनलॉक जीएस एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। थैंक यू।